की खबर छत्तीसगढ़ में शुरुआत करते हैं रायपुर से मिल रही खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संघ के लोग हिटलर से प्रेरित थे। भूपेश बघेल ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि संघ के लोग हिटलर से मिला करते थे, हाफ पैंट पहनते थे, लेकिन यहां बैंड नहीं बजाते बल्कि ढोलक मांडर बजाते हैं। उनके नेता जाके हिटलर से कितने बार मिले हैं, कोई डेलीगेशन जाके मिले हैं और उससे वो प्रभावित थे। हिटलर से प्रभावित ये लोग रहे हैं। आखिर हाफ पैंट क्यों पहनते हैं? ये तो हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो धोती है, लेकिन हाफ पैंट पहनते हैं, बैंड बजाते हैं। बैंड भी नहीं, हमारे यहाँ तो ढोलक मंजीरा, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हिंदुस्तान में तो यही रहता है, मांदा ढोलक ये बजता है, लेकिन बैंड जो है वो यहाँ का नहीं है, वो जर्मन का है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, जिसके बाद 2386 करोड़ का अनुपूरक बजट सर्वसम्मति से पास किया गया। सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को अनुपूरक बजट सहित अन्य कई मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश की। विपक्ष के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने करारा जवाब दिया। इस दौरान किसान धान खरीदी में बारदानों की कमी, कोरोना से निपटने के लिए सरकार के इंतजाम सहित कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई। सभी मुद्दों पर सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष को जवाब दिया। मुख्य बजट 1,02,907 करोड़ का था। प्रथम अनुपूरक का आकार 3,807 करोड़, द्वितीय अनुपूरक का आकार 2,387 करोड़। इस प्रकार से कुल मिला के जो बजट का आकार अब 1,09,101 करोड़ का हो गया है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो मुख्य रूप से जो एक तो अभी तक के जो धान खरीदी है लगभग 38 लाख मीट्रिक टन खरीदी हो चुकी है 9 लाख किसानों की। बारदाने की भी कोई कमी नहीं आने दी जा रही है, लगातार भुगतान भी हो रहे हैं और जहाँ जो शिकायतें आई है उसको भी हम लोग दूर करते जा रहे हैं। आज जिस प्रकार से सप्लीमेंट्री आया है, एक तो उसमें केवल 20% राज्य का है और 80% राशि है वो केंद्र सरकार की है। इसके बाद में यदि हम देखेंगे तो उसमें 95% राजस्व और 5% केवल पूंजीगत उसमें जो व्यय का है। मतलब परिसंपत्तियों का निर्माण आपका नहीं होना है, विकास कार्य नहीं होना है। केंद्र से जो कर मिलता है राजस्व के रूप में और राज्य सरकार से जो राजस्व के रूप में कर मिलता है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन मैंने प्रस्तुत किया विनियोग पे। और वो अध्ययन यह है कि आंकड़ों के साथ मैंने उनको बताया कि केंद्रीय कर राजस्व जो मिलता है उसमें 1% की वृद्धि हुई और छत्तीसगढ़ के जो कर राजस्व है उसमें 19% की कमी हुई। इसका मतलब है कि वित्तीय प्रबंधन ठीक ना होने की वजह से राज्य सरकार को जो राशि मिल रही है खुद के संसाधन से, उसमें 19% की कमी देखी गई। एक बार फिर भूपेश बघेल सरकार को केंद्र सरकार सम्मानित करने जा रही है। बेघरों को घर देने की भूपेश सरकार की मुहिम की केंद्र सरकार ने सराहना की है। इसके साथ ही देश भर में सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका के लिए डोंगरगढ़ को सम्मानित किया जाएगा। 1 जनवरी को आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ सरकार को पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं सर्वश्रेष्ठ आवास बनाने वाले हितग्राहियों को भी पुरस्कार दिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल गौ न्याय योजना की 10वीं किस्त का वितरण किया। उन्होंने न्याय योजना की 10वीं किस्त करीब 5 करोड़ 12 लाख रुपए हितग्राहियों को उन्होंने बांटी। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना से गौ पालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना से रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं लोगों को और किसान जैविक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कल आज 10वीं किस्त जारी करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता है। मेरे साथ कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी और विभाग के अधिकारी उपस्थित हैं और ये प्रसन्नता का विषय है कि इस समय भी
लगभग 5 करोड़ से भी अधिक की राशि जारी की गई है। कुल मिला के 64 करोड़ 20 लाख रुपया गौपालकों को दिया जा चुका है। बहुत सारे लोगों के आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया है और इसका लाभ हमारे ग्रामीण जन हैं चाहे शहरी लोग हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इधर रायगढ़ के बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण का समापन हुआ। शिविर के समापन पर बिलासपुर सांसद अरुण साव शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि आजादी के बाद किसानों के हित में जो बड़े काम हुए हैं वे मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। नए कृषि कानून के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार जो कानून लाई है वो किसान और देश के हित में है। वहीं भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के समय नारा दिया था वक्त है बदलाव का, लेकिन अब जनता कह रही है वक्त है पछतावे का। के बाद किसानों के हित में जो बड़े बड़े काम हुए हैं वो नरेंद्र मोदी जी के सरकार में ही हुए हैं। राज्य सरकार वास्तव में किसानों के साथ अन्याय कर रही है। आपने 2500 रुपये कुंटल देने की बात कही थी तो एक मुश्त किसानों को पैसा मिलेगा तो उसका उपयोग होता, लेकिन आपकी नीयत ही नहीं है देने की और इसलिए बाद में रकबा कम करने का गिरदावरी के नाम पर रकबा कम किया और आज अधिकांश धान खरीदी केंद्रों में बारदाने की कमी है। बारदाने की नहीं होने के कारण लगातार धान खरीदी केंद्रों में बंद हो रही है। इधर रायगढ़ में छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने पहली जन सुनवाई की। उन्होंने 23 मामलों की सुनवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक केस को सुलझाया भी। महिला आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद किरणमयी नायक का पहला दौरा था। उन्होंने महिला आयोग में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के सवाल पर कहा कि फंड की कमी जरूर है, लेकिन उन्होंने सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दे दिया है। आज रायगढ़ में हमारी पहली ऑफिशियल बैठक है। इसके पहले रायगढ़ और आई थी मैं, तब ये आयोग की सुनवाई की परमिशन नहीं थी। तो आज तो हमारे आयोग की सुनवाई में यहाँ पे 23 मामले हैं। अभी 6-7 मामलों में निपटारा हुआ है, कई मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है FIR होने के कारण। असल में क्या देखिए, हमें वास्तव में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिर्फ छोटी छोटी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे आयोग से हम कोई कंस्ट्रक्शन काम नहीं कराना है। हमें केवल क्रिएटिविटी के वर्क कराने हैं, लोगों में अवेयरनेस के काम करने हैं। बाकी हमारा जो रूटीन का ऑफिशियल काम है वो आयोग की सुनवाई का काम है। तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, बजट हमारा बढ़ाने के लिए हमने सरकार को प्रस्ताव दिया हुआ है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कोरोना हेल्थ बुलेटिन की। बीते 24 घंटे में कोरोना के जो नए आंकड़े आए हैं उससे कोरोना संक्रमण का असर प्रदेश में थमता नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश में 1232 नए केस आए हैं। 19 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर से 119 मरीज, बिलासपुर से 106, दुर्ग से 87 मरीज, जांजगीर चांपा से 122 और राजनांदगांव से 82 नए मरीज मिले। 22 इधर बात करें अब तक के एक्टिव केसेस की प्रदेश में तो 15,153 एक्टिव केस इस वक्त छत्तीसगढ़ में है। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,249 मरीजों की मौत हो चुकी है। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का बयान सामने आया और उन्होंने ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन पर कहा कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटेन से करीब 91 लोग सामने आए हैं। 34 लोग रायपुर के हैं और बाकी दूसरे जिलों के हैं। सभी की जांच कर ली गई है और सभी को जांच और होम आइसोलेशन के निर्देश दिए गए हैं। सुबह 34 लोगों की जानकारी आई थी, अभी 91 लोगों की जानकारी आई है जो छत्तीसगढ़ में बाहर से आए हैं। ये संक्रमित उस वायरस से हैं ऐसा नहीं, पर 94 लोगों की फिलहाल जानकारी आई है, जिसमें 40 रायपुर के और 34 दुर्ग के। 40 और 34 ये 74 हो गया। बाकी 17 अन्य 8 जिलों के लोग पाए गए हैं जो अभी यूके से बाहर से आए हैं। तो 21 तारीख के पहला दूसरा सप्ताह और फिर उसके बाद तीसरा चौथा सप्ताह, ये 2 भाग में बांट के इनकी जांच पड़ताल होगी।
इनको पहले होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जाएगी, क्वारंटीन में, होम क्वारंटीन में। अगर पॉजिटिव जाते हैं तो पृथक से आइसोलेशन वार्ड इनके लिए रहेगा और जो इनके संपर्क में आए हैं उनकी भी जांच होगी। केंद्र सरकार के माध्यम से जितने एयरपोर्ट्स हैं जहां से बाहर के लोग आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वहीं पर की जाके और फिर राज्यों को उसकी आगे जानकारी मिलेगी। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां बीते रविवार खुड़मुड़ा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी की जानकारी देने पर इनाम का ऐलान किया है। आरोपी की सही जानकारी देने पर पुलिस 10,000 का इनाम देगी। पुलिस ने आरोपी का स्केच भी बनवाया है। मामले में रायपुर साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है। पुलिस ने आरोपी का स्केच तैयार किया है। हालांकि स्केच उस 11 साल के चश्मदीद गवाह से बनवाया गया है। उससे पूछताछ में कि वही एकमात्र गवाह था जिस वक्त ये पूरी वारदात हुई थी, चारों परिवार के सदस्यों की हत्या हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बर्खास्त आईएएस बाबूलाल अग्रवाल को जेल भेज दिया गया है। ईडी ने बाबूलाल अग्रवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवंबर में गिरफ्तार किया था। वहीं बाबूलाल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन बाबूलाल ने याचिका वापस ले ली, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। बिलासपुर में गुरुवार सुबह मगरपारा चौक पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल यहां सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, लिहाजा नगर निगम का दस्ता यहां पर पहुंचा था। नगर निगम का दल पहुंचा था और चौक को तोड़ने की कार्रवाई शुरू करने लगा, लेकिन चौक पर ही लोगों ने हनुमान की मूर्ति स्थापित की हुई है, इसलिए निगम के अमले को देखते हुए लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन नगर निगम ने चौक को तोड़ा और मूर्ति को पंप हाउस में रखवाया, जिसका लोगों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान स्थानीय लोग और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। चौक पर सड़क का चौड़ीकरण करने के साथ यहां ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। कवर्धा में पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक में गांजा जा रहा है, जिसके बाद नाकाबंदी करते हुए ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया। ट्रक में 6 क्विंटल यानी 600 किलो गांजा था, जिसकी बाजार में कीमत 67 लाख रुपए है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। चिल्फी थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई की। बिलासपुर में अरपा नदी को बचाने की मुहिम रंग लेती नजर आ रही है। भीषण गर्मी के चलते नदी के घटते जलस्तर को बढ़ाने के लिए यहां पौधारोपण का काम शुरू किया गया था। खास बात यह है कि यह काम सिर्फ 2 लोगों ने शुरू किया था। आज ये अरपा अर्पण महाअभियान का रूप ले चुका है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट से इस हरियाली की शुरुआत हुई। पहले सिर्फ 2 लोग अरपा के लिए आगे आए, लेकिन आज ये महाअभियान का रूप ले चुका है। 23 मई 2016 से पहले अरपा के किनारे हरियाली नहीं थी। बिलासपुर शहर का तापमान भी 49 डिग्री तक पहुंच गया था। नदी के किनारे गांव का तो ये हाल था कि वहां का जलस्तर 25 मीटर तक कम हो गया था। लेकिन श्याम दुबे ने सोशल मीडिया पर पौधारोपण का आह्वान किया और सबसे पहले उनकी इस मुहिम में प्रकाश पाठक जुड़े। फिर धीरे धीरे मुहिम का असर होने लगा। 23 मई सन 2017 को बिलासपुर का टेम्परेचर 49.3 था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है इतिहास में और बहुत ही भयावह स्थिति थी। बिलासपुर का जो वाटर लेवल है वो 28 मीटर डाउन था। तब ये इस स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं वृक्षारोपण किया जाए माँ अरपा के तटों पे, क्योंकि ये नेचुरल पंप की तरह काम करते हैं। पौधों पेड़ों के जड़ जो हैं वो वाटर लेवल को ऊपर लाने में सहायक होते हैं। दूसरी बात, इससे ग्रीनरी आने में से ठंडकता आएगी, टेम्परेचर डाउन होगा और वर्षा में ये सहायक होते हैं। सालों पहले लगाए गए पौधे अब बड़े हो गए हैं। अरपा नदी के किनारे 7,000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। अब तक इस अरपा अर्पण महाअभियान में 500 से अधिक लोग जुड़ गए हैं।
20 से 25 युवक रोजाना सुबह शाम पौधों की रखवाली भी करते हैं और नियमित रूप से पानी भी डालते हैं। जी, हम लोग अपने सभी पौधों को अपने बच्चों की तरह ही रखते हैं। मतलब उनपे कुछ भी प्रॉब्लम आया, कुछ पौधों में कीड़े मकोड़े आ गए या कुछ पौधे में मिट्टी डालना है, पानी डालना है, बाकायदा बहुत ही, अगर एक व्यक्ति भी लगाना, हम लोगों में एक व्यक्ति भी हैं तो पौधों की देखरेख के लिए चल देते हैं। पेड़ के साथ साथ क्या है, लॉकडाउन के परिस्थिति में देखे कि कई लोग भूखे सो रहे हैं, किसी के पास खाना के लिए अनाज नहीं है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग पता करके और उनके घर तक का खाना भी पहुँचा दें और उस दौरान पेड़ का भी संरक्षित करते थे हम लोग। अरपा के किनारे 10 किलोमीटर इलाके में जो हरियाली बिछाई गई है उसमें पीपल, बरगद, आम, नीम और अर्जुन के पौधे नजर आने लगे हैं। ये वृक्ष बनने लगे हैं। इस महाअभियान से प्रभावित होकर प्राइवेट और सरकारी संस्था भी बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रही है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। इधर छत्तीसगढ़ के मुंगेली में फसल की खरीदी न होने से परेशान किसानों ने हंगामा कर दिया। वहीं धान खरीदी प्रभारी और कर्मचारियों को बंधक बनाकर समिति केंद्र में ताला लगा दिया। दरअसल समिति केंद्र में बारदाना और उठाव की समस्या से खरीदी केंद्र में किसानों का टोकन और धान खरीदी नहीं होने से गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ किसानों से बात कर ताला खुलवाकर कर्मचारियों को रिहा किया और उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। किसानों को उठाव की समस्या से दिक्कत हो रही है। उठाव के लिए टेंडर की प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में स्टे लगा हुआ है। जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा और किसानों को टोकन व खरीदी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। लगातार 1 तारीख से टोकन की प्रक्रिया जारी है, जो नंबरिंग करके यहाँ लिस्ट बनाया गया है। 2 तारीख वालों का किसानों को नंबर अभी तक नहीं आया है, उनका धान नहीं बिक पाया है। आज 24 तारीख है, लगभग 22 दिन में मतलब आधे से ज़्यादा किसान बचे हैं। 2 और 3 वाले पूरे 2 का आधा किसानों को हुआ है, इसलिए किसान आक्रोशित हो गए। रोज़ सुबेरे शाम आ रहे हैं टोकन के नाम से किसान, तो कभी इनको बारदाने के नाम से घुमाया जा रहा है, तो कभी क्या बोलते हैं कि धान उठाव नहीं है कह के घुमाया जा रहा है। आज हम लोग जो टोकन है वो इसलिए नहीं काट रहे हैं क्योंकि हमारे जो समिति का फड़ है उसमें पूरा धान का स्टैकिंग लगा हुआ है। जिन किसानों से धान खरीदी कर लिए हैं, अभी और खरीदी करने के लिए, छल्ली लगाने के लिए हमारे पास जगह का अभाव है। तो हम निवेदन कल आवेदन दे के आ चुके हैं डीएमओ सर, पंजीयक सर, कलेक्टर सर को कि धान का उठाव करें। ऐसी स्थिति में धान खरीदी बंद होने की संभावना है। सभी समिति में अभी क्या है कि उठाव नहीं हो पा रहा है। उठाव नहीं होने की वजह से और बारदाने की कमी की वजह से अव्यवस्था फैली हुई है। तो यहाँ प्रबंधक ऑपरेटर को यहाँ बंधक बना लिया गया था। ताला तोड़वा के उनको मुक्त किया, तब उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि यहाँ उठाव नहीं हो पा रहा है। प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के जीवन की कहानी जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आएगी। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई के किरदार को मशहूर फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन निभाएंगी। वहीं तीजन बाई के नाना जी का रोल सदी के महानायक अमिताभ बच्चन निभाएंगे। इस फिल्म को लेकर फिल्म निर्माता ने लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें आपको, तीजन बाई का सफर दुर्ग के एक छोटे से गांव गनियारी से हुआ था, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंडवानी को एक नई पहचान दिलाई। हिंदू धर्म में भागवत गीता का एक अहम महत्व होता है। भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते या देख नहीं पाते। ऐसे सभी लोगों के लिए एक हाईटेक गीता तैयार की गई है। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये गीता लोगों के बीच बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रही है और ये गीता ऑनलाइन भी अब उपलब्ध होने लगी है। बात आज हम करेंगे एक अद्भुत किताब की, भगवत गीता की हम बात करेंगे। जी हाँ, भगवत गीता वही भगवत गीता जिसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और हिंदू धर्म में सभी से बेहतर तरीके जानते हैं और शायद ही ऐसा कोई घर हो जहाँ पर ये किताब आपको ना मिले। लेकिन कई लोग इसे पढ़ नहीं पाते, पढ़ने में दिक्कतें होती हैं। इसी को ध्यान में रखते ये एक बुक बनाई गई है भगवत गीता। हायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हाईटेक तरीके से इस भगवत गीता में जो फंक्शंस हैं उसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक रिमोट के ज़रिए दरअसल काम करता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक रिमोट है, इसके ज़रिए इसके सारे फंक्शन हैंडल होते हैं और आप आराम से हर अध्याय, हर श्लोक को सुन सकते हैं।
3 भाषाओं में सुन सकते हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। बड़े स्मूथ तरीके से काम करता है, बुजुर्ग भी बड़े इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से हम आपको दिखाते, पहले इसे बटन दबाकर इसकी शुरुआत की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि अनपढ़ व्यक्ति भी इसे पढ़ सकता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसे यहाँ पर ऐसे यूं टच किया जाता है और इसके साथ ही किताब की शुरुआत यहाँ पर होती है। बताया जाता है इसमें जो ये पत्तियाँ लगी हैं, कुरुक्षेत्र की पत्तियाँ हैं, जो कि खास केमिकल का इस्तेमाल करके यहाँ पर लगाई गई हैं। 3 भाषाओं में हम इसको सुन सकते हैं। एक बार ऐसे टच करेंगे तो उसके बाद हिंदी, और आप देख सकते हैं जो हमने टच किया, यहाँ से पूरी भाषा के साथ ही श्लोक पढ़ना यहाँ पर चालू कर दिया। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में। कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। जहां आप टच करेंगे सेंसर से, कुछ इस तरीके से इंग्लिश में भी ये भी चालू हो गया। तो इस तरीके से ये काम करता है, वो बेहद ही अद्भुत है और वाकई अपने आप में तकनीक और धार्मिक ग्रंथ का अद्भुत मिलन भी है ये। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में ठंड में हल्की कमी आई है। रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री तक का इजाफा हुआ है। आज से उत्तर छत्तीसगढ़ सहित कुछ जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इससे शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर का तापमान भी 3 डिग्री तक कम होने के आसार हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा जगदलपुर रहा। यहां सामान्य से 3 डिग्री की गिरावट के साथ गुरुवार को 8.1 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक प्रदेश में हवा की दिशा उत्तर पूर्वी है और यही वजह है कि ज्यादातर जिलों में रात का तापमान बढ़ गया है। हालांकि जशपुर, मैनपाट, जगदलपुर, वहीं अंबिकापुर और पेंड्रा रोड में अच्छी ठंड पड़ रही है, लेकिन शीतलहर की स्थिति नहीं है। हम रुक करेंगे जगदलपुर से। हमारे संवाददाता प्रशांत गजभिये हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए मौसम की अपडेट्स के साथ। प्रशांत, जगदलपुर में कैसा है मौसम, क्योंकि रात के तापमान में जगदलपुर में भी करीब सामान्य से 3 डिग्री की गिरावट आई है। कैसा है मौसम अभी? जी बिल्कुल, जगदलपुर में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और जिस तरीके से बीती रात की बात करें तो सामान्य से लगभग 3 से अधिक डिग्री जो है वो तापमान कम हुआ था और अब जो है ठंड काफ़ी बढ़ गई है और लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव की ज़रूरत पड़ रही है और जिसको लेकर जिला प्रशासन ने और निगम प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था भी जगह जगह पर कर रखी है ताकि किसी प्रकार से ठंड से कोई लोग परेशान ना हो। खास तौर पे जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन है वो उन इलाकों में और जिन इलाकों में रैन बसेरे नहीं है और जहां पे लोग बाहर सोने को मजबूर है, ऐसे इलाकों में अलाव की व्यवस्था की गई है। और कुछ लोग अभी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस बार बस्तर की ठंड किस तरीके से है, क्योंकि अमूमन हर साल हम देख रहे हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रही थी, लेकिन इस साल काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। जी, इस वर्ष ठंड काफ़ी पड़ रही है। सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे निकला करते थे तो काफ़ी लोगों की भीड़ नज़र आती थी हमें सड़कों पर, लेकिन ये वर्ष अभी 2-4 दिनों से लोग भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जब तक सूर्य उदय नहीं होता है, एक तरह से हम कहें कि 8 बजे के बाद कुछ लोग सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। नहीं तो एक समय हुआ करता था जगदलपुर में लोगों की भीड़ लगी रहती थी सुबह मॉर्निंग वॉक के समय में, मैदानों में खिलाड़ी नज़र आते थे। ये सब गतिविधियाँ अभी कम हो गई है। तो देखिए दीपक कि सुबह का जो समय है लोग काफ़ी जो है घर पे रहना ही पसंद कर रहे हैं क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है और बस्तर में इस बार जो है ठंड पिछले साल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पड़ रही है और जिस तरीके से 3 से 5 डिग्री तक जो पारा है वो कम हुआ है और आगे आने वाले समय में ठंड और बढ़ने की आशंका जो जताई जा रही है, जिसको लेकर अब जो है पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पर करने की कवायद जो जिला प्रशासन